हेलो साथियों, मैं जितेंद्र और आप उपस्थित है जीत क्लासेस 2.0 पर। आज आप लोग उपस्थित है एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो भारत के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, तो खबर है इस प्रकार की, जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा फिलहाल भारत की यात्रा पर हैं और इस यात्रा के पीछे प्रमुख मकसद G7 देशों के मीटिंग में भारत को निमंत्रण देना है। हालांकि और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन भारत को मिलकर आमंत्रित करना उनके प्रमुख कार्यों में से एक है। साथियों, जैसे भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक वैसे ही जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। साथियों, G7 दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे रखने वाले देशों का एक संगठन है। दोस्तों, G7 मीटिंग है जो जापान के हिरोशिमा पर 49वां सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 19 मई 2023 से लेकर के 21 मई 2023 तक चलेगी। शुरुआत जो होगी वो 19 मई 2023 और यह कब तक चलेगी? 21 मई 2023 तक। कहाँ पर? जापान के हिरोशिमा नामक शहर में। यह वही G7 देश है साथियों जो पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 से पहले जो है यही G7 G8 हुआ करता था। लेकिन 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लेने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया। इसी G7 की मीटिंग जो कि लास्ट ईयर जर्मनी में सम्मेलन किया गया था, आयोजन किया गया था, जिसमें भारत को भी इन्वाइट किया गया था और उसमें भारत को उकसाया गया था कि रूस विरोधी बयान देने के लिए उस पर भरसक पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन वो सभी देश यह भूल गए थे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह वही हिरोशिमा है जहां पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। इसके बावजूद जापान जो है भारत से डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ये आपको भी पता होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि G7 आखिर होता क्या है। साथियों, G7 दुनिया की 7 बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इनके अलावा साथियों यूरोपीय संघ के यूरोपीय जो आयोग होता है उनका अध्यक्ष तथा यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, ये दो जो देख पा रहे हैं, ये हमेशा से जहाँ भी G7 का मीटिंग होता है उसमें ये 2 जन शामिल होते हैं, यानी टोटली 9 लोग 9 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होते हैं। साथियों, इस समूह ने अपने आप को कम्युनिस्ट ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। साथियों, यह वही 7 देश है जो पूरी दुनिया के लगभग 58% तक वैल्यू इनके पास उपस्थित है। दोस्तों, स्टार्टिंग में इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। इसकी पहली बैठक जो हुई थी 1975 में हुआ था। साथियों, इस समूह में चीन शामिल नहीं है, यह जान के आपको हैरानी होगी। दरअसल चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद G7 में जो समुदाय है, G7 का जो समूह है, इसमें चाइना उपस्थित नहीं है। इसमें आपको जान करके हैरानी होगी कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी चाइना में ही निवास करती है और प्रति व्यक्ति आय G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है, जिसके कारण चाइना को G7 कंट्री में शामिल नहीं किया गया है। साथियों, G7 के सभी देश G20 देशों के समूह हैं। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और उनके हिसाब से ये इंडो जापान स्पेशल स्टैटिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिन पर उनका स्वागत किया गया है। और वो जैसे ही यहाँ पर आए, राजघाट में महात्मा गांधी को माल्य अर्पित करने के लिए भी गए थे और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनका यह मीटिंग हुआ है, जिसमें आप यह तस्वीर देख पा रहे हैं। यह मीटिंग काफ़ी उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है। साथियों, भारत को G7 देशों के मीटिंग में इनवाइट करके रूस विरोधी बयान देने के लिए समय समय पर उकसाया जाता रहा है भारत को, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि बोरिस जॉनसन, यहाँ तक कि इमैनुअल मैक्रोन भी ऐसा कर चुके हैं। और आगे आपने समय समय पर देखा होगा कि अमेरिका भी पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो विफल होता है। असल में सबकी नज़र भारत और रूस के बीच जो हथियार का व्यापार होता है, बड़े मात्रा में होता है, उससे
पूरा पश्चिमी देश चिंतित रहती है और उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है। हालांकि दोस्तों फ्रांस ने भारत के साथ भी राफेल डील कर चुका है और ब्रिटेन भी यही चाहता है। आपको याद होगा कि जब बोरिस जॉनसन भारत आए थे तो उन्होंने भारत के साथ मिलकर हथियार बनाने का प्रस्ताव रखा था। साथियों, यूँ कहें कि G7 देश सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तभी तो G7 देश ने जब रूस पर प्राइस कैप लगाया था तो भारत ने प्रखर होकर कहा कि हम ये प्राइस कैप नहीं मानेंगे। इस पर रूस ने भारत की तारीफ भी की थी। साथियों, भारत का रूस के साथ दोस्ती आज से नहीं बहुत ही पुराना से चलता आया है और यह दोस्ती भारत रसिया के साथ हमेशा ही चलाता रहेगा। इसके पीछे का कुछ कारण है साथियों। पहला कारण यह है कि भारत जब 370 कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ में जब बयानबाजी चल रही थी उसमें पाकिस्तान के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्री आए थे या इससे पहले भी पाकिस्तान के सपोर्ट में बहुत सारे पश्चिमी देशों ने भारत के विरोध में और पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दिया था। लेकिन वो एकलौता रूस ही है जिसने भारत के साथ हमेशा से हर एक मुद्दे पर साथ रहा है। तो यह अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इनके द्वारा भारत के साथ किए हुए छल कपट पूरी दुनिया से छिपी नहीं है। तो इसीलिए भारत रसिया के खिलाफ कभी जा नहीं सकता और भारत को रसिया से कम पैसों में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। इसके लिए वह रसिया के साथ कभी दोस्ती तोड़ नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात साथियों कि अगर भारत रसिया के साथ थोड़ा भी मनमुटाव करेगा तो उधर से चाइना रसिया के साथ अपने मित्रता को और बढ़ाएगा और बढ़ा करके भारत को थोड़ा नीचा दिखलाएगा, भारत को थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसीलिए भारत रसिया के खिलाफ कभी नहीं जा सकता अगर चाइना को उसको जवाब देना है। हालांकि G7 कंट्रीज़ जो है वो भारत को समय समय पर भारतीय प्रधानमंत्री को, भारतीय विदेश मंत्री जो जयशंकर प्रसाद है, इनको दबाव डालते हैं कि रसिया के खिलाफ में जाकर के बोले। लेकिन भारत ने कभी भी रसिया के खिलाफ जाकर के नहीं बोला है और रसिया के बारे में जब भी कोई बात ऐसा होता है तो वो एकदम स्थिर होकर के कोई ऐसा जवाब देता है जिससे ना रसिया को नुकसान होती है और ना ही फ़ायदा होती है। वो एक कांस्टेंट के रूप में कार्य करता है साथियों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद।